अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कौमी असम्बली में अपोजिशन ने डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पेश कर दिया है। ये तहरीक अदम एतमाद उस वक़्त पेश की गई जब 10 जून को कौमी असम्बली ने 21 कानून साजी से मुतल्लिक जो है बिल पास किए, और ये कौमी असम्बली में एक रिकॉर्ड नंबर है कि एक दिन में इतने ज़्यादा कानून साजी से मुतल्लिक बिल पास किए गए। अपोजिशन ने ये इल्ज़ाम लगाया कि डिप्टी स्पीकर ने जानबदारी का मुजाहरा किया, अपोजिशन को बोलने की इजाज़त नहीं दी गई, और इसके अलावा मज़ीद भी जो तहरीक अदम एतमाद पेश की गई उसके अंदर इल्ज़ामात लगाए गए हैं, और उनमें उनकी जो एक लीगल पोजीशन है उनकी रुकनीत के हवाले से, और ये कहा गया है कि वो स्टे ऑर्डर के ऊपर उनकी सीट बचाई गई है। तो इसलिए एक ऐसे शख्स को जो स्टे ऑर्डर पर हो, जो गैर जानबदार ना हो, हुकूमती हमायत याफ्ता हो, अपोजिशन को टाइम ना दे रहा हो, तो इस किस्म के इल्ज़ामात लगाकर ये कहा गया है जी कि इनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पेश की जा रही है। और ये तहरीक अदम एतमाद जो है ये अपोजिशन की आलमोस्ट उन तमाम जमातों के अरकान असम्बली ने इसके ऊपर दस्तखत किए हैं जो PDM की रुकन मेंबर रही हैं। इसमें अगरचे अभी PMLN की तरफ से इख्तलाफात थे PDM के अंदर पीस पार्टी और ANP के हवाले से कि उनकी मेंबरशिप जो मुअत्तल की गई थी, ख़त्म की गई थी, कि उसकी वापसी के हवाले से शहबाज शरीफ चाहते थे कि वो वापस आएँ, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब और बाकी जमातों ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन अभी अदम एतमाद की तहरीक पर PDM की इन जमातों ने भी दस्तखत किए हैं, उनके अरकान ने, जो PDM से निकाल दिए गए थे। अभी ये देखना ये होगा कि ये जो अदम एतमाद की तहरीक पेश की गई है, ये कौमी असम्बली के जिन क़वाइद व ज़वाबित के तहत पेश की गई है, क्या बजट सेशन के दौरान इस किस्म की अदम एतमाद की तहरीक पेश की जा सकती है, नहीं की जा सकती? कौमी असम्बली के क़वाइद और आईन पाकिस्तान इस सिलसिले में क्या रहनुमाई करते हैं? एक तो इस चीज़ का हम जायज़ा लेंगे, दूसरा इस चीज़ का भी जायज़ा लिया जाएगा कि इस अदम एतमाद की तहरीक पेश करने का जो मकसद है अपोजिशन का वो क्या है, और जो बयानिया शहबाज शरीफ साहब का या बिलावल भुट्टो का था कि हमें इस्तीफ़े देने की बजाय या पब्लिक के अंदर बहुत ज़्यादा एहतजाज करने की बजाय या एग्रेसिव पॉलिसीज़ बनाने की बजाय हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से हमें पार्लिमानी फ़ोरम को इस्तेमाल करना चाहिए, और पार्लियामेंट के अंदर हुकूमत को टफ़ टाइम देना चाहिए, और बिलखसूस बजट इजलास के दौरान टफ़ टाइम देने का जो फ़ैसला किया गया था अपोजिशन की इन जमातों की तरफ से, तो क्या ये हुकूमत को टफ़ टाइम देने में कामयाब हो जाएंगे? क्या ये अदम एतमाद की तहरीक इस पोजीशन पर होगी कि इसके ऊपर कामयाबी हासिल की जा सके? क्योंकि अदम एतमाद की तहरीक के ऊपर जो वोटिंग होती है, राय शुमारी, वो खुफिया बैलेट के ज़रिए होती है, वो ओपन नहीं होती। तो क्या अपोजिशन के पास इतने नंबर उनके पास हासिल हैं, या ऐसे अरकान ने उनको यकीन दहानी कराई हुई है कि वो ये अदम एतमाद की तहरीक कामयाब करवाने में कामयाबी हासिल कर लेंगे? तो इन अमूर का हम जायज़ा लेंगे आज के प्रोग्राम में। सबसे पहले ये देखते हैं कि इस तहरीक अदम एतमाद का बुनियादी मकसद क्या है, और टफ़ टाइम हुकूमत को दिया जा सकता है, नहीं दिया जा सकता? ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो सकती है या नहीं हो सकती? टफ़ टाइम देने के हवाले से यकीनन जहाँ पे बजट इजलास कौमी असम्बली का तलब किया जा चुका है, और कौमी असम्बली में 11 जून को आज जो है वो बजट भी पेश किया जाएगा, तो ऐसे मौके के ऊपर एक रोज़ पहले तहरीक अदम एतमाद कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करवा देना हुकूमत के ऊपर दबाव डालने के लिए काफ़ी है। अब क़वाइद व ज़वाबित के तहत कौमी असम्बली के जो सेक्रेटरी नेशनल असम्बली हैं उनके लिए ये ज़रूरी है कि इस करारदाद के पेश होने के बाद वो अब अरकान असम्बली को नोटिस जारी करेंगे। ये रूल्स जो और बिज़नेस होते हैं क़वाइद व ज़वाबित असम्बली के, उसके 12 का रूल है जिसके तहत ये सारा काम होता है। तो उसके तहत कौमी असम्बली के स्पीकर जो हैं वो तमाम अरकान को नोटिस सर्व करेंगे, और नोटिस सर्व करने के बाद फिर कौमी असम्बली का इजलास जब होगा तो उसके एजेंडे पे सिर्फ अदम एतमाद की तहरीक होगी, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पर जब ये इजलास होगा तो उसमें सबसे पहले जो भी चेयर कर रहे होंगे स्पीकर, अमूमन स्पीकर ही करते हैं। जब डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक हो, उसमें डिप्टी स्पीकर जो है वो सेशन को चेयर नहीं कर सकते। तो जब करारदाद जो है ये ऐवान में पेश की जाएगी तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि उसके लिए ज़रूरी होता है कि 25% जो है, 1/4 अरकान असम्बली जो हैं वो खड़े होकर उसकी
हमायत करें करारदाद की, तो तब वो करारदाद जो है ऐवान में पेश की जा सकेगी, टेबल होगी। जब ये टेबल हो जाएगी तो उसके बाद जो करारदाद के मुहर्रिक हैं वो और जिनके ख़िलाफ़ है डिप्टी स्पीकर हैं इसमें कासिम सूरी, तो वो 15-15 मिनट तक उनको बोलने की इजाज़त होगी, वो अपना मौक़िफ़ बयान कर सकते हैं। और उसके बाद फिर खुफिया राय शुमारी के ज़रिए इस पर वोटिंग होगी, और अगर उसमें वोटिंग में करारदाद के हक़ में, तहरीक के हक़ में कौमी असम्बली के जो मजमूई अरकान है उसकी निस्फ़ से ज़्यादा अरकान की हमायत आ जाए, तो फिर डिप्टी स्पीकर जो हैं वो अपनी नशिस्त से महरूम हो जाते हैं, और जो सेक्रेटरी नेशनल असम्बली होते हैं वो इसका बाकायदा गज़ट नोटिफिकेशन जारी करते हैं। तो ये तो तरीक़ाकार है रूल्स का। क्या ये तहरीक जो है वो कामयाब हो जाएगी? अपोजिशन के पास इतने नंबर हैं, या उनको अरकान ने कोई हमायत की यकीन दहानी कराई है या नहीं कराई है? तो इसके हवाले से दो मुतज़ाद राय हैं। मेरी ज़ाती राय ये है कि ये तहरीक के अदम एतमाद शायद कामयाब ना हो सके, अगरचे ये खुफिया राय शुमारी का मामला है, लेकिन इसके बावजूद अपोजिशन, क्योंकि एक तो कासिम सूरी का तल्लुक़ बलूचिस्तान से है, छोटा सूबा है, अगर उसके ख़िलाफ़ कोई नेशनल असम्बली से इस किस्म का मैसेज गया तो बलूचिस्तान में पहले भी एहसास महरूमी के हवाले से बहुत सी तहरीकें चल रही हैं, तो इसके ऊपर भी आवाज़ उठाई जा सकती है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि नेशनल असम्बली में अगरचे जो सेनेट का इंतखाब हुआ था उसमें अपोजिशन ने मैनेज कर लिया था और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को कामयाब करवा लिया था, लेकिन उनके मद्दे मुकाबिल जो उम्मीदवार थे बड़े वीक थे। हफीज़ शेख साहब वो सेनेटर रह चुके थे, और उनको जो है कि पब्लिक फ़िगर नहीं थे वो, जबकि कासिम सूरी जो है कि ये अवामी नुमाइंदे हैं और कोयटा से इलेक्शन लड़कर आए हैं और जीते हैं, तो उनको पीटीआई की सपोर्ट होगी और उनकी इत्तेहादी जमातों की सपोर्ट यकीनन होगी। और हुकूमत ऐसे मौके के ऊपर जब बजट भी पेश किया जा रहा है और बजट सेशन भी है, और उस वक्त जब इस किस्म की कोई अदम एतमाद की तहरीक आए और अगर वो कामयाब होगी तो हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा धचका होगा, और फिर इसके बाद जो है कि स्पीकर, और स्पीकर के बाद फिर प्राइम मिनिस्टर की तरफ भी अपोजिशन आगे बढ़ सकती है। दूसरी बात यह है कि अपोजिशन के उस बयानियों को कि जो बिलावल भुट्टो का पीपल्स पार्टी का या PMLN में शहबाज शरीफ का था, उसको इस तहरीक से तक़वियत हासिल होगी कि पब्लिकली अभी मौसम भी गर्म है और माहौल भी शायद अवामी सतह के ऊपर इतना साजगार नहीं है कि एक बहुत बड़ी तहरीक अवामी सतह पर चलाई जा सके। तो इसलिए पार्लियामेंट के अंदर जो है कि एक्टिविटी जनरेट करना, हुकूमत के ऊपर दबाव बढ़ाना, ये हिकमत अमली ज़्यादा बेहतर होगी, और इस हिकमत अमली के नतीजे में हुकूमत पर यकीनन दबाव आएगा, और अपोजिशन भी इस तहरीक के नतीजे में एक दफ़ा फिर मुतहद नज़र आ रही है। अगरचे PDF के प्लेटफॉर्म से ऐसे लगता था जैसे अपोजिशन तितर-बितर हो चुकी है या वो टूट फूट का शिकार है, लेकिन अब जो है पार्लिमानी फ़ोरम के ऊपर अदम एतमाद की तहरीक में अपोजिशन की तमाम जमातें जो हैं उनका इकट्ठे होना और एक मुश्तरका तहरीक अदम एतमाद पेश करना इस चीज़ की भी अक्कासी करता है कि पार्लिमानी फ़ोरम के ऊपर PDM या अपोजिशन का जो इत्तेहाद है वो अभी भी बरकरार है, इस पर कोई ऐसी टूट फूट नहीं है। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के हवाले से एक और अहम चीज़ जो है वो हमें ये भी देखना होगा कि जब मौजूदा असम्बली के इलेक्शंस के बाद स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और प्राइम मिनिस्टर का जो एतमाद का वोट हुआ था, इंतखाब हुआ था, उसमें सबसे ज़्यादा वोट जो है वो डिप्टी स्पीकर ने ही हासिल किए थे। स्पीकर के इंतखाब में जितने वोट हासिल हुए थे स्पीकर को, उससे ज़्यादा डिप्टी स्पीकर को मिले थे, और इवन जो प्राइम मिनिस्टर को जो कायदे ऐवान का इंतखाब हुआ था उसमें जो वोट मिले थे उससे भी ज़्यादा थे डिप्टी स्पीकर के। तो इसलिए जो बलूचिस्तान की सियासी जमातें हैं ये तवक्को की जा सकती है कि वो छोटे सूबे के अमूमन वहाँ की जमातों के अंदर बड़े प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इत्तेहाद नज़र आता है, तो वो जमातें जो हैं कि वो उनके अरकान यहाँ पर कासिम सूरी साहब को शायद वोट देंगे। तो इसलिए इसकी कामयाबी के इम्कानात तो थोड़े हैं। हम अलबत्ता एक जो और सबसे अहम सवाल है जो एक परेशानी का सबब भी बनता है एक आम आदमी के लिए भी और हुकूमत के लिए भी, कि क्या बजट सेशन के दौरान अगर ये तहरीक अदम एतमाद आ जाती है तो फिर बजट सेशन में क्या सूरत हाल होगी, बजट कैसे मंजूर होगा या बजट पेश होगा या नहीं होगा, ये सारे वो सवाल आते हैं जो आम आदमी के ज़हन में भी होते हैं।
तो अगरचे कौमी असम्बली के जो रूल्स हैं डिप्टी स्पीकर से मुतालिक या स्पीकर से मुतालिक जो अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से हैं, वो इस सिलसिले में खामोश हैं कि बजट सेशन के दौरान ये तहरीक पेश की जा सकती है, नहीं की जा सकती, या इसके ऊपर रायशुमारी हो सकती है या नहीं हो सकती। तो इसी जो रूल्स की खामोशी है उसके सबब जो है कि अपोजिशन यकीनन जब कौमी असम्बली में बजट पेश किया जा रहा होगा, बजट तकरीर की जा रही होगी या बजट के ऊपर डिबेट की जा रही होगी, तो उस वक्त शदीद एहतजाज करेगी, हंगामाराई कर सकती है, हल्ला गुल्ला कर सकती है और ऐवान का जो है कि वो बाईकाट या उसका एहतजाज करके वॉकआउट भी कर सकती है इजलास से। तो ये इस किस्म की सरगर्मी जो है वो ऐवान के अंदर नज़र आने की तवक्को की जा सकती है। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को देखा जाए और बिलखसूस जो आर्टिकल 95 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, जो डील करता है प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ जो अदम एतमाद की तहरीक पेश करने का तरीक़ाकार है, 95 की जो क्लॉज़ 3 है वो वाज़े तौर के ऊपर इस चीज़ को बयान कर रही है कि प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ या कौमी असम्बली में ऐवान में अदम एतमाद की तहरीक उस वक़्त पेश नहीं की जा सकती जब कौमी असम्बली का इजलास ऑलरेडी जो है वो फाइनेंस बिल या ग्रांट्स के हवाले से तलब किया जा चुका हो और उसकी कार्रवाई चल रही हो। तो ये जो बजट होता है ये भी फाइनेंस बिल और ग्रांट्स की मद में आता है। और इस तरह से अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को देखा जाए तो जो मौजूदा सेशन है वो बजट सेशन है, ऑलरेडी सिटिंग जो है उसकी हो चुकी है, आज जो है वो बजट भी पेश किया जाएगा। तो इस इजलास के अंदर अपोजिशन की जानिब से अदम एतमाद की तहरीक अगरचे नेशनल असम्बली के सेक्रेटेरिएट को जमा करा दी गई है, लेकिन नेशनल असम्बली के जो सेक्रेटरी हैं या सेक्रेटेरिएट हैं वो कौमी असम्बली के अरकान को उस वक्त तक नोटिस जारी नहीं करेंगे जब तक कि ये बजट सेशन कम्प्लीट नहीं हो सकता। अपोजिशन जो है वो शदीद हंगामाराई करेगी, एहतजाज करेगी, वॉकआउट करेगी, दबाव डालेगी, जो भी हो सकता है वो असम्बली के अंदर माहौल जो है क्रिएट किया जाएगा। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ये कहता है अगरचे अपोजिशन जो है कौमी असम्बली के जो कार्रवाई है उसके क़वायद ज़वाबित का हवाला देगी कि इसके अंदर कहीं जिक्र नहीं है कि ये बजट सेशन के दौरान पेश हो सकता है या नहीं हो सकती, करारदाद इसके ऊपर रायशुमारी हो सकती है या नहीं हो सकती। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान क्योंकि बड़ा वाज़ह तौर के ऊपर इसका तज़किरा करता है और मुल्क में जितने भी क़वायद ज़वाबित हों या कवानीन हों वो हमेशा आईन पाकिस्तान के ताबे होते हैं। और अगर जहाँ पे कोई कुछ कवानीन या रूल्स या क़वायद ज़वाबित खामोश हों, उनकी मुबहम हो, तो उसमें फिर जो आईन पाकिस्तान में जो वज़ाहत होती है वही तमाम कवानीन और रूल्स के ऊपर लागू होती है। तो इस तरह जो आईन पाकिस्तान के 95 आर्टिकल के शेख 3 जो है उसके मुताबिक कौमी असम्बली के रवां सेशन के अंदर जो है कि तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं हो सकेगी। बजट सेशन होगा, बजट पास हो जाएगा, उसके बाद फिर नेशनल असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से तमाम अरकान असम्बली को नोटिस जारी किए जाएंगे कि डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ ये इन इल्ज़ामात पर मबनी एक अदम एतमाद की तहरीक पेश की गई है। जब ये नोटिस सर्व हो जाएंगे तो उसके बाद फिर कौमी असम्बली का इजलास जो है वो एक हफ़्ते के अंदर बुलाया जाएगा और जब इजलास बुला लिया जाए तो फिर उसमें उस इजलास के एजेंडे के ऊपर और कोई कार्रवाई नहीं होगी, सिर्फ अदम एतमाद का मामला होगा। ये इजलास जो है ना वो मुलतवी हो सकेगा किसी अगले रोज़ के लिए, ना गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी हो सकेगा जब तक कि जो अदम एतमाद की तहरीक है उसके ऊपर रायशुमारी ना हो सके। तो इसलिए इस अदम एतमाद की तहरीक के तनाज़ुर में ये कहा जा सकता है कि अपोजिशन अगरचे पार्लियामेंट के अंदर वो माहौल बनाने में शायद कामयाब हो जाए जो उनका मकसद था, हुकूमत के ऊपर दबाव बढ़ाने में भी कामयाब हो जाएगी, लेकिन शायद ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब ना हो सके। और दूसरा जो है कि अपोजिशन को ये एक मौका ज़रूर मिला है कि वो थोड़े मुतहरिक हुए हैं पार्लियामेंट के अंदर और उनके अंदर इत्तेहाद पैदा हुआ है। इस इत्तेहाद के नतीजे में अगर ये तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो भी गई तो इसके बाद जो है कि अगला टारगेट जो है वो स्पीकर नेशनल असम्बली हो सकते हैं और फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर यकीनन अदम एतमाद का सामना उनको भी करना पड़ेगा, क्योंकि अपोजिशन जो है कि वो एक तरफ जो है कि अवामी सतह के ऊपर एहतजाजी तहरीक चलाना चाहती है और दूसरी इसके साथ साथ जो ज़्यादा फोकस वो करना चाहते हैं वो पार्लियामेंट के अंदर जो है हुकूमत के ऊपर दबाव बढ़ाना चाहते हैं और उसको टफ देना चाहते हैं जिसमें वो शायद किसी हद तक कामयाब भी हो जाएँ।